नमस्कार, मैं हूं हरिराम शर्मा भारतीय और आप देख रहे हैं लोकल आरएनए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। 2 मार्च 2026 को क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम होना है। तो आज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं अनुपम मिश्रा जी, जो लास्ट 25 ईयर से हिंदी को क्लास 10th के स्तर पर 12th स्तर पर पढ़ा रही हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो ये अनुपम मिश्रा जी हैं, इनके पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे अपनी जॉब ले चुके हैं और कई बच्चे तो विदेशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ अपना करियर बना चुके हैं। और कई बच्चे तो इन्होंने बताया कि मुझे कि आईएएस, पीसीएस तक बन चुके हैं। तो स्वागत है मिसेस अनुपम मिश्रा जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में स्थान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो हिंदी है विषय है, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, ए और बी, या अ या ब कह सकते हैं। तो ये अ या ब या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए शर्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। ए और बी मतलब ऑप्शन है उसमें, कोर्स ए और बी का। हाँ, थोड़ा सा ए कोर्स बच्चों को टफ लगता है और बी कोर्स उसके मुकाबले सरल लगता है। तो जो भी ऑप्शन उन्होंने अपना रखा, ठीक है, अपना पढ़ना चाहिए मेहनत से और शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। तो ए और बी जो कोर्स है आपने बताया कि ये कोई भी, ये स्कूल के ऊपर निर्भर है कि स्कूल वाला चाहे तो ए लगा दे या बी लगा दे। हाँ, ये स्कूल जो ऑप्ट करता है ना, वो जो कोर्स, वही कोर्स उनको दिया जाता है। तो ए और बी में क्या अंतर है, मतलब कंटेंट का अंतर है? हाँ, ए में थोड़ा मतलब अलंकार, रस, छंद, अलंकार और दूसरी चीजें होती हैं, थोड़ा साधारण बच्चों को थोड़ा कठिन पड़ता है। तो बी कोर्स थोड़ा सरल पड़ता है। तो इसका मतलब है स्कूल वाले बी को प्रेफर करते होंगे कि बी में आसान है। हाँ, थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा सरल है। मतलब ग्रामर्स कम होती होगी उसमें? ग्रामर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रामर नहीं है। कोई भी कोर्स, दोनों ही ठीक है, वो बढ़िया है, लेकिन हाँ, थोड़ा कह सकते हैं कि बी कोर्स थोड़ा। इसका मतलब ए पढ़ने के लिए कुछ समय ज़्यादा देना पड़ता होगा और बी को लिए कम देना पड़ता होगा समय? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो दोनों में ही लाने कठिन होते हैं। और आजकल के बच्चे जो कि हिंदी पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं और सब्जेक्ट से उन्हें फुर्सत नहीं होती है, तो ध्यान तो दोनों को देना पड़ता है और समय भी उसके लिए निकालना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अरे हिंदी है, कर ही लेंगे। जब तक आप उस पर पूरा ध्यान, जैसे माना कि 2 घंटे अगर आपने मैथ्स और साइंस वगैरह के लिए दिए, तो कम से कम आधा घंटा तो हिंदी के लिए दीजिए। बहुत अफसोस की बात है कि बच्चे रोज हिंदी पढ़ते ही नहीं हैं और बच्चे फ्रैंकली बताते हैं कि नहीं मैम, हिंदी नहीं हो पाती। अच्छा, अभी आपने ऐसे कहा कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हाँ। अक्सर मैंने भी देखा है कि बच्चे हिंदी को कम पढ़ते हैं, तो इस कारण से उनके मार्क्स भी कम हो जाते हैं और कई बच्चे तो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। तो जो बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जो पास करना ही चाहते हैं हिंदी को, तो एग्जाम का अब समय आ गया, नज़दीक आ गया, कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है, तो वो कौन-कौन से टॉपिक तैयार कर सकते हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं, ताकि वो कम से कम एक रेंज लेवल 40% का लेवल या 50% का लेवल तो ले ही आएँ? देखिए, कमजोर बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अपठित है, जैसे 2 अपठित आते हैं, 14 नंबर के, 7-7 नंबर के 2 अपठित आते हैं, तो वो उनमें जो क्वेश्चन उन्हें नहीं आता वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनसीन पैसेज में हम लोग थोड़े लीनिएंट रहते हैं। लीनिएंट मार्किंग होती है, उनमें सबके आंसर लिखने चाहिए और किसी हद तक सही हो भी जाते हैं, छोड़ना नहीं है। सबसे गलत ये स्टेप होता है उनका, बच्चों का, कि जो जरा जिसमें कठिनाई लगी वो छोड़ दिया। तो 7 दूनी 14, 14 नंबर का होता मायने रखता है। और अन्य जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले क्या करें, जो सरल क्वेश्चंस हैं उनको हल करें, उसमें नंबर पहले अपने बना लें। जैसे आपने कहा कि अब जो पहले आता है उसको हल कर लें, तो सीक्वेंस बिगड़ नहीं सकता उसमें? नहीं, बच्चे अब जब ऐसा क्रम है से ना, लिखेंगे तो मार्क्स सही होगा। क्रमबद्ध तो अच्छा ही माना जाता है। देखिए, आप हम लोग कॉपी चेक करते हैं, तो जो बच्चा क्रम से करता है तो मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें उधर पोस्टिंग भी करनी होती है। तो निस्संदेह क्रम से लिखना तो अच्छी बात है, किंतु अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मुझे ये बहुत अच्छा आता है, ये मुझे पूरा देना है, तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर डालिए। मैं ये देखती हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डालना बहुत जरूरी है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अब आप इसमें लिख रहे हैं, उसका शीर्षक ऊपर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि
हम लोग इतनी कॉपियां चेक करते हैं तो बार बार पेपर देखना, बार बार। अच्छा, बच्चा जो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है तो बड़ा अच्छा लगता मतलब हेडिंग डाल के लिखे बच्चा, हाँ। शीर्षक अब हेडिंग मान डाल ले। लीजिए अनुच्छेद है, अब वो अनुच्छेद करके शुरू हो जाते हैं, टॉपिक उन्होंने ऊपर दिया नहीं तो तो सर पैराग्राफ हाँ, पूरा हो जाएगा तो समझ में आएगा नहीं टीचर को कि क्या हाँ, चल रहा और है। टॉपिक होता है तो फिर टॉपिक हो, हम लोगों को अंडरलाइन सरलता हो जाती है। अंडरलाइन हो, टॉपिक हो हाँ तो जी, उससे हाँ अच्छा जी, रहेगा, हाँ अच्छा जी। रहेगा। एक चीज और है सर कि जो रचनात्मक लेखन है ना, अब देखिए आप कमजोर बच्चों की बात कर रहे हैं, रचनात्मक लेखन में अगर वो विज्ञापन बना देते हैं थोड़ा आकर्षक है तो 3 नंबर पूरे हैं, है ना। विज्ञापन का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट की हाँ बात कर रही हाँ, हैं आप? विज्ञापन उसमें आता है, एक क्वेश्चन होता है विज्ञापन का। तो विज्ञापन तो ये आसानी से बनाया जा सकता है, हम बिल्कुल, लोग देखते ही हैं। हाँ, तो उसमें तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों के लिए, पत्र वो आज से नहीं कब से कर रहे हैं, है ना। तो हैं उनके लिए बहुत सी चीजें कि जो और अलग अलग पेज पे करें, जैसे अच्छा। एक ही पेज पे 2-2 क्वेश्चन कर डालते हैं रचनात्मक वाले, जैसे पत्र है अलग करें, विज्ञापन है अलग करें, सूचना लेखन है वो अलग पेज पे करें। माना कि जगह अगर छूट भी गई है कोई बात नहीं, छूटने दो भाई, नीचे गैप छूट सीबीएसई गया तो है तो 32-32 पेजेस की कॉपी देती नीचे है। गैप छूट गया है, थोड़ा सा 2-4 हाँ, लाइनें तो बची वहीं से हैं शुरू हो जाते हैं तो बच्चे। वहां ना लिखें, उसको छोड़ दें, ना उसको बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे जाएं। नेक्स्ट पेज से करना अच्छा, अभी आपने एक अपनी स्पीच में बोला कि जी। अनसीन पैचेस जी। या अपठित और अनसीन पैचेस का मतलब क्या हुआ? अपठित जो नहीं पढ़ा गया, मतलब उसकी पुस्तक में होता नहीं है ये? ना वो अपठित है जो पढ़ा नहीं गया, तो उसमें ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की रहती है कि वो तो भाई अपठित है, तो थोड़ा सा lenient मार्किंग की जाती है और बच्चा कर भी लेता है, जहाँ तक है इतने कठिन पैसेज नहीं आते हैं। और मैंने देखा जो कमजोर बच्चे हैं हिंदी में, उनका आईक्यू लेवल किसी हद तक सही होता है और वो अपठित ज्यादा सही करते हैं, पठित से ज्यादा सही अनसीन कर देते हैं, तो पास होने के लिए तो कोई उनकी कठिनाई है मतलब उसके जो आंसर, क्वेश्चन के आंसर उसी में पैराग्राफ में ही होते हैं। उसी में होते हैं और वो बच्चों को सोच के समझ के लिखना होता कर है। लेते हैं बच्चे, अच्छे से कर लेते हैं। तो और जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चों की बात मैं कह रही हूँ कि जो 100 तक पहुँचते। अच्छा, हाँ, तो आपने 100 आपने अच्छा हाँ। जवाब देने की कोशिश की। जो बच्चे जो प्री बोर्ड में मैंने देखा अक्सर बच्चे 80% लेके आ रहे हैं, हाँ। 90 लेके आ रहे हैं, तो उनका जो 90 वाले हैं उनका गैप बस 10% का रह गया है। हाँ। तो वो कोई और कौन सा टॉपिक तैयार कर सकते हैं कि जो उनका जो लेवल है 90 और 90 से 100 पे पहुंच जाए? वो मैं बताऊं, जो बच्चे व्याकरण पूरी सही करते हैं, हम लोग जब कॉपियां चेक करते हैं और देखते हैं बच्चे ने व्याकरण पूरी सही कर दी, 16 में 16 उनके आ गए मार्क्स, फिर तो हम लिनियर मार्किंग और में करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो इसने पूरे पा लिए, एमसीक्यू में पूरे पा लिए, तो अब तो ये 100 तक पहुंचाना है। अच्छा, अभी आपने एमसीक्यू की बात की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में? कितने क्वेश्चन आते होंगे उसमें? ऐसा है, अब ऐसा कर दिया है कि 2-3 क्वेश्चन तो उन्होंने दे दिए एमसीक्यूज और 2-2 नंबर के 3 एमसीक्यू आते हैं केवल? हाँ, मतलब अब अपठित में हाँ। वैसे टोटल भी आते हैं पूरे? हाँ, उसमें आते हैं पठित में 5-5 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। मतलब 5 नंबर कितने एमसीक्यू हो जाएंगे टोटल? लगभग 10 हो जाएंगे। 10 एमसीक्यू, 5 पद्य के और 5 गद्य के। 10 नंबर लाना उनके लिए आसान हो सकता है, बहुत आसान, केवल टिक मार्क करने हैं और आंसर ला सकते हैं, और अधिकतर मिल भी जाता है। मतलब जरा पढ़ना, बस ये है ना, थोड़ा बच्चे गहराई से पढ़ें, वो तो सबसे मेन बात है भाई। शॉर्टकट अपनाना मेरे ख्याल में किसी भी चीज के लिए सही नहीं है ना। तो अब 100 नंबर भी लाए जा सकते हैं, आते हैं बच्चों के 100 नंबर। जब हम पढ़ते थे तो उस समय सैंपल पेपर आया करते थे कुछ, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते थे हम लोग, तो उससे मार्क्स बढ़ जाते। तो क्या हिंदी में भी ऐसे सैंपल पेपर हैं जिनको पढ़ करके मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं? सैंपल पेपर्स लगे हुए हैं, अरिहंत का है, एडुकार्ट है, ओसवाल है, ये लोग अच्छे निकाल रहे हैं। उनके जो राइटिंग पोर्शन है उसको आप सॉल्व करिए, घड़ी से देख के अपना टाइम मैनेजमेंट करिए और प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। अच्छा, अभी आपने टाइम मैनेजमेंट की बात करी, तो एग्जाम में 3 घंटे का समय होता है, तो 3 घंटे में क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं, तो उसको बच्चा कैसे मैनेज करे कि किस तरह से लिखे कि उसके सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएं? अक्सर मैंने देखा है कि कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है, और एक क्वेश्चन छूटा इसका मतलब है कि 2-3 मार्क्स उनके चले जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला घंटा होता है
भाई 3 घंटे का पेपर है और 3:30 का हो जाता है, वो 15 मिनट उनको पढ़ने रीडिंग के टाइम होता है। मिल जाते हैं। तो जो पहला घंटा है उसमें वो आराम से लिखें, सुंदर स्वच्छ सुस्पष्ट अपनी लिखावट बनाएं और 1 घंटा आराम से करें, फिर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है बच्चे का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस लिखना शुरू किया, काटा लिखा काटा लिखा काटा, वो गलत इंप्रेशन देता है। और अगर पहले पन्ने से ही बच्चा स्वच्छ राइटिंग में सुंदर सुलेख में करता है तो बस नंबर लौटाने शुरू, हम तो भाई देने को बैठे हैं, आया ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर नंबर काट लेते, नहीं काटते, हम तो देने पर बैठे हुए हैं। आप लेने का कला भी तो दिखाओ भाई। देखो विज्ञापन की दुनिया है, उसमें हर चीज आकर्षक दिखनी चाहिए, आपकी कॉपी भी आकर्षक होनी चाहिए, है ना। सुंदर सुस्पष्ट अगर आपकी हैंड राइटिंग रहेगी, साफ साफ लिखी, नहीं भी अच्छी है, बहुत अच्छा माना सुलेख नहीं है आपका, तब भी अगर स्वच्छ रहेगा पन्ना तो नंबर मिलते हैं। जैसे मतलब पढ़ने में आना चाहिए। आजकल तो जैसे कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बच्चे लिखते कम हैं, मोबाइल पे ही आप वो बोल करके टाइप कर लेते हैं, तो वो कैसे अपनी जो स्किल की जो राइटिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए लिख पहले के बच्चे खूब लिख के देखते थे, हैं, हम लोग भी, हमारी कॉपियां भर जाती थी, याद किया लिखा, याद किया लिखा, या कोई भी वैसा जनरल टॉपिक हुआ तो उस पर भी भाई कल्पना शक्ति को भाव पल्लवन अपना करना तो अच्छा रहता था। आज का बच्चा टाइम ही नहीं दे रहा है, उसे कॉपी पेस्ट की आदत पड़ी हुई है, तो लेखन से बचता है। तो वो तो इस समय भी मतलब वो तो हर समय था, पहले भी लिख के ही हमें आत्मविश्वास आता था और आज भी, क्योंकि हमें लगता है हम कर लेंगे, हमें आ गया, लेकिन इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, बढ़तनी संबंधी अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हालांकि हम लोग बार बार नंबर नहीं काटते हैं बढ़तनी संबंधी अशुद्धियों के, लेकिन फर्क तो पड़ता है जो बच्चा शुद्ध लिख रहा है ना। तो प्रैक्टिस से बहुत सब कुछ हो जाता है। बच्चों को चाहिए कि वो पहला घंटा आराम से लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें और रुक के लिखें। मतलब जल्दबाजी की जरूरत क्या है, पहले घंटे में आप हिसाब से करिए काम, उसके बाद अपने आप से फ्लो भी आ जाता है सर, है ना। उसके बाद तेजी आती जाती है, फिर करने लग जाते हैं बच्चे और मैच करते चले। कभी कभी क्या होता है, बच्चे स्किप कर जाते हैं कोई क्वेश्चन। व्याकरण में अक्सर मैंने देखा कि 4-4 नंबर, अच्छा बच्चा है, हमने उसको मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स हैं, हाँ, पहला दूसरा करा और तीसरा छूट गया गलती से और चौथे पे चला गया और वो छूट ही जाता है कुछ दिन बाद में। तो उसके लिए ना 10 मिनट बाद के लिए बचाना जरूरी होता है कि आप एक एक प्रश्न को देखें, आपने सारे उसके जो सब पार्ट्स हैं सब कर रखे हैं, तो वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि मतलब रिवाइज करना, रिवीजन के लिए टाइम बहुत जरूरी है। और रही बात अभी की है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, और वही अगर हम दिमाग ही घर पे छोड़ के चले गए या घबराहट में रहे तो वहां पे गलत हो जाता है। और जब हमने साल भर पढ़ा है तो फिर हमें आत्मविश्वास आना ही चाहिए और हम कर सकते हैं, ये सोच के घबराहट में काम नहीं करना चाहिए। घबराहट जिस बच्चे में घबराहट होती है वही बच्चा लिखता है, काटता है, लिखता है, काटता है और वो गलत इंप्रेशन देती है। अच्छा, आप तो कई बार सीबीएसई बोर्ड के एवोल्यूशन में जाती हैं, हेड एग्जामर भी रही हैं कई बार, तो जब जो बच्चे जो कॉपी लिखते हैं, अगर सिर्फ लिखते हैं, तो वो बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो वो कौन सी गलतियां जो आपने अक्सर देखी होगी कि बच्चा कॉमन तरीके से गलती करता है, अगर वो गलतियां ना करे तो नंबर उनके बढ़ सकते हैं, तो वो जरा गलतियों की तरफ फोकस कर दीजिए ताकि जो बच्चे अभी हमारे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस तरह की गलती को दोहराए ना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स हैं, तो उन सब पार्ट्स को आप वही निपटाने की कोशिश करिए। पता चला कि उसके 8 सब पार्ट्स हैं तो आपने 5 कर दिए, यहाँ 1 फिर कहीं कर दिया, फिर 1 जाके लास्ट में कर दिया, तो उससे उलझन आती है ना, क्योंकि जब हम इधर पर सम करके उनके मार्क्स देते हैं तो वो ढूंढना पड़ता है, पूरी कॉपी ढूंढते रह जाओ। तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें एग्जामिनर को उलझन ना हो, है ना। नंबर तो देने के लिए बैठे हैं हम, जब नंबर देगा ही तो कॉपी चेक कर रहा है, नंबर ही देगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जब हम लोग जब पढ़ते थे
तो उस समय कुछ सन याद करने के या कुछ जीवनी याद करने के कुछ तरीके हमारे गुरुजी लोग बता दिया करते थे कि बेटा ऐसे याद करो, ये सन वाला पहला लेखक याद कर लो, ऐसे याद कर लो। मैथ्स में भी हम लोग बॉड मास का इससे याद कर लेते थे। तो हिंदी में भी कोई ऐसा कोई तरीका आजकल चल रहा है जो बच्चे कुछ याद करना आसान बन सकता है? देखो, बच्चे नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्यों बनाए जाते हैं? कि भाई कुछ ऐसा उसमें शॉर्टकट हो कि जो याद करते ही हमें लिखना आ जाए, है ना। तो वो चीजें अपने अपने हिसाब से मैं भी कभी कभी बच्चों को नोट करवा देती हूँ ऐसी चीजें कि मतलब हर एक उसका पहला अक्षर ले लिया और उसका एक सूत्र टाइप बना दिया। तो ये तो अपनी अपनी जब तैयारी होती है उस हिसाब से कर लिया जाता है, उसे कर लेना चाहिए बच्चों को। अच्छा, आपका तो मैंने देखा है कि जो हिंदी का सफ़र रहा है लगभग बहुत लंबा सफ़र रहा है, 25 साल का सफ़र रहा है और आपने कई तरह के बच्चे भी देखे हैं इसमें जी सर। कि हर तरह के बच्चे हैं, पहले के बच्चे और अब के बच्चे में अंतर आ गया है। तो आप जो आज के बच्चे हैं, जो मॉडर्न एज के बच्चे हैं और पहले के एज के जो बच्चे हैं, उसमें कुछ अंतर डिफरेंस पाती हैं आप? बिल्कुल। संस्कार संबंधी लगता है मुझे तो संस्कार की कमी है हाँ, इस आज के बच्चों में? आज के बच्चों में, क्योंकि पहले के बच्चे अगर हम लोग बैठे हुए हैं और हमने दूसरे को बैठने के लिए चेयर खुद से उठानी शुरू करी, बच्चा तुरंत पकड़ लेता है। आज के बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। आज के बच्चा मैडम खड़ी हैं, खुद बैठे भी रहेंगे। सबकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आमतौर से अगर आप मतलब उसके लिए हम ही दोषी हैं देखा जाए तो। हमने ही कल्चर कुछ ऐसे डेवलप कर लिए कि ताकि बच्चे ऐसे हो गए या बच्चे ऐसे हो गए। हाँ, वो तो सब कुल मिला के पूरा ही सिस्टम दोषी है। मतलब हमने ही कुछ ऐसा कर दिया है। संस्कार तो घर से ही पाता है ना। पहले गुरु तो माँ होती है, घर से ही संस्कार मिलता है। तो ऐसा है ना, अगर बच्चे को गुरु ने डांटा, टीचर ने डांटा, तो आज का पेरेंट क्या कहता है? अच्छा, टीचर ने डांटा, चल कल आते हैं स्कूल। हमारे पेरेंट्स तो कभी नहीं जाते थे स्कूल में। एक बार नाम लिखवा दिया उल्टी डांट पड़ती थी कि तुमने ही कुछ करा होगा। हम तो आधी बातें बताते भी नहीं थे जाके घर पे कि भाई हमारी आज डांट भी पड़ी। क्योंकि और डांट पड़ेगी ज्यादा। तो ये है सर। तो अब कुछ और बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगी? क्लास 10 के बच्चों को कुछ बताना चाहेंगी? बच्चों से मैं यही कहूंगी कि आत्मविश्वास बनाए रखें। तुमने साल भर पढ़ा है तो मेहनत कभी खराब नहीं जाती। और पेपर जो है वो स्वच्छ राइटिंग में, सुस्पष्ट सुंदर राइटिंग में लिखें। और टाइम मैनेजमेंट तो देखते रहें बीच बीच में कि अब छोड़ना कुछ है नहीं। आपको नहीं भी आता है फिर भी आप थोड़ा बहुत अपने मन से बना के थोड़ा बहुत लिखें तो आधा नंबर तो मिल जाएगा सर। कुछ तो मिलेगा। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उसमें, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि सीबीएसई भी कहती है कि कुछ लिखा है कॉपी में, कुछ कंटेंट लिखा है तो आप उसको जीरो नहीं करिए, कुछ ना कुछ उसको मार्क्स अलाउट करने ही। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा में नहीं लिख पाए तो फिर है अच्छा, आपने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी तो कई कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है। तो वो जैसा अब ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जनरल टॉपिक में कि जो हिंदी में ये कौन सी चीज़ें, ग्रामर का कौन सा पोर्शन होता है जो बच्चों के भविष्य में काम आने वाला है, या जो कंपटीशन देने जाएंगे बच्चे तो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम देंगे, ये कई कंपटीशन में एग्ज़ाम हिंदी का जरूर होता है। तो वो कौन से टॉपिक होते हैं जो बच्चों को 10th में या 12th में जरूर पढ़ लेना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए ताकि वो भविष्य में काम आने वाला है? जी सर, अब देखिए यहीं से तो बच्चे जो पढ़ाई असली देखी जाए कंपटीशन की भी यहीं से तो शुरू हो जाती है। 9th 10th से ही बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हें कुछ बनना है। तो जो भी उनके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में जो चीजें हैं, जैसे व्याकरण संबंधी चीजें हैं, वर्ण विच्छेद है, संधियां हैं, समास है, मुहावरे हैं, अशुद्धि शोधन है, बहुत सारे जो चीजें हैं, रस छंद अलंकार हैं, ये सब डीपली पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि जो आगे भी काम में आने वाले हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल। और अभी आपने पढ़ लिया तो आगे सब सरल होता जाता है ना, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता ही है ना। वो गिव अप वाली स्थिति नहीं होनी है। हिंदी को ऐसा ना लें, मतलब आसान ना समझे, पढ़ना तो पड़ेगा ही उसको। पढ़ना तो पड़ेगा ही और पढ़ना भी चाहिए। और प्रैक्टिस बहुत, लेखन क्षमता तभी विकसित होती है जब आप याद करते हैं और लिख के देते हैं।
अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा कि जो इतना लंबा सफ़र रहा है, कोई आपके ऐसे क्षण रहे होंगे कि जो आपने लगा होगा कि हिंदी चूज़ करी, आपने जब कोई और सब्जेक्ट नहीं लिया, हिंदी पढ़ा रही हैं आप, तो आपका कभी मन में करा क्या कि मतलब कि साइंस पढ़ाऊँ मैं, या साइंस या फिजिक्स पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ? कभी ऐसा मन में विचार आया था कि देखिए सर, मैंने हिस्ट्री में भी एमए कर रखा है और शुरुआत मेरी डिग्री कॉलेज से ही हुई। मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी वहाँ पर। पहले वॉलंटियर्स रखे जाते थे, फिर तो शादी वादी और फैमिली का, तो लेकिन यहाँ पर मुझे मतलब हिंदी पढ़ाने का मौका मिला, तो बस तो हिंदी में आप मास्टर बन गई, हिंदी के मास्टर बन गए हिंदी के, हाँ। और हिंदी को पढ़ाने लगी। हाँ, हिंदी में भी पीजी कर ली थी, तो फिर अपना हिंदी पीजीटी हो गए, तब हिंदी के ही टीचर रहे। और बहुत अच्छे लोग मिले। हमारे जो डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उन्होंने काफ़ी बकअप किया। बहुत कम एज में ही मैंने वहाँ पढ़ाया था, तो उन्होंने बकअप किया। हमारे यहाँ जहाँ रेनबो पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ के ओनर, उन्होंने भी बहुत समय समय पर मतलब शाबाशी देकर बकअप किया मुझे, और जिसकी बदौलत वो मेरे लिए सेकंड होम हो गया सर। हाँ, सारा समय तो हम लोग वहीं बिताते हैं। घर में तो केवल शाम को भी पहुँचे और सुबह फिर स्कूल जाना है। तो स्कूल में तो देखता हूँ कि 8-10 घंटे रहता है आदमी, तो बहुत सारा समय तो वहीं बीतता है। तो वो समझ लीजिए एक तरह से घर ही है, वो भी घर है एक तरह से। बिल्कुल। कोई मतलब हमारे स्कूल के लिए कोई कुछ कहता है तो हमें दिल पे चोट लगती है? तो ये वही सेकंड होम वाली बात है। जिस जगह से हम जुड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए अपना हो जाता है। तो उसको, उसके प्रति हम कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं ला सकते, नहीं देख सकते हैं उसको। आज उनके बच्चे हैं, काफी प्रोग्रेस की है स्कूल में। हमने तो जो देखा उससे कहीं बहुत आगे हो गया, स्कूल हाईटेक हो गया। तो है मतलब, जो मैं तो यही कहूंगी कि जिससे पथ में स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, है ना। तो अच्छे लोग, बुरे लोग, सभी तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते ही हैं जीवन में, लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो याद रह जाते हैं, जो जीवन भर मतलब भुलाए नहीं जा सकते। तो और कुछ बातें बतानी चाहेंगी हमारे दर्शकों को तो आप बता सकती हैं, अभी समय है हम लोगों के पास, बता सकती हैं। जैसे किस संबंध में? कोई भी अपना जीवन का पहलू रहा हो, कोई अच्छा बच्चा जो रहा हो, जो आपने पढ़ाया हो, इसको वो बहुत बड़ा बन गया हो, आपसे मिलने आया हो, तो आपको मन में गदगद हो गया हो कि मैंने ये पढ़ाया। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, एक लड़की है पीओ बन गई है कैनरा बैंक में, बेंगलोर में है वो। तो आज तक टीचर्स डे पे उसकी विश आती है सर, बाल बच्चों वाली हो गई। यही टीचरों का पुरस्कार है बच्चों की तरफ से, कि बच्चे हमें याद कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अभी एक दिन स्कूल में एक और लड़की आई, वो टीचर बन गई है सेंट मैरी में, तो वो मेरे से दौड़ के आई, बोली अरे मैम आप तो, मैंने कहा रहे थे शादी हो गई। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपको अच्छा सफर रहा, और आप जैसे लोग भी तो मिले। आपके संग भी तो हमने काम किया है। चलिए, तो अच्छी बात। देखिए, हमने क्लास 10 के बच्चों को काफ़ी मोटिवेट कर दिया है। कई समाज की, संधि की, हिंदी की बहुत सारी बातें कर ली हैं। हिंदी कोर्स ए और बी है उसके बारे में बात कर ली है। और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अनुपम मिश्रा जी का, जो हमारे चैनल पे आई और अपनी बातों से हमारे स्टूडेंट को रूबरू कराया। तो लगता है आपको ये हमारी जो पॉडकास्ट है तो अच्छी है, तो इसको लाइक करिएगा और सही मित्रों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। हमारे चैनल को अच्छी तरह जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और जो पहली वीडियो है आपको पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए, आप मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक हम कह देते हैं आपको ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों को शुभकामनाएं, और अच्छे से अपना पेपर दें, आत्मविश्वास बनाए रखें, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखें। धन्यवाद।